मित्रों नमस्कार। आज हम राजस्थान में आज़ादी की लड़ाई के सहायक तत्वों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न ये उठता है कि जब यहाँ कठोरताएं बहुत प्रशासनिक और राजनीतिक कठोरता बहुत ज़्यादा थी, दमन, शोषण, उत्पीड़न की शिकार थी आम जनता, तो ऐसी स्थिति में वे कौन से फैक्टर्स थे, वे कौन से तथ्य थे या कौन से तत्व थे जिन्होंने राजस्थान में आज़ादी की लड़ाई को एक स्वरूप प्रदान किया और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में सहायता की। तो इन तत्वों में एक फैक्टर पे हम विस्तार से एक पहले वीडियो में बात कर चुके हैं और उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि किसान और आदिवासी जो विद्रोह और आंदोलन हुए, उन्होंने राजनीतिक चेतना की अलग जगाई। तो हम ये मानते हैं कि राजस्थान की राजनीतिक जो चेतना है उसके पृष्ठभूमि में किसान और आदिवासी आंदोलनों की अपनी भूमिका रही। दूसरा प्रश्न यह है कि चारों ओर सामंती माहौल राजस्थान में, तो ऐसी स्थिति में एकमात्र अजमेर महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरता है। और महत्वपूर्ण किन अर्थों में, जो मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न फिलॉसफी, मॉडर्न थिंकिंग और इन अदर वर्ड्स यू कैन से वेस्टर्न नॉलेज या वेस्टर्न वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग, वेस्टर्न वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, तो इन सब का जो केंद्र बनता है, केंद्र के रूप में अजमेर उभर करके आता है। और अजमेर ने राजस्थान की राजनीतिक चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका कारण ये था कि जहाँ राजस्थान में समाचार पत्र निकालना तो दूर की बात थी, किसी भी अखिल भारतीय स्तर के रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को अपने संवाददाता तक रखने की अनुमति देशी रियासतों में नहीं होती थी, और अगर हुई है तो वो 1938 के बाद ही हुई है। तो 1938 में प्रजामंडल जो कांग्रेस के समर्थन से स्थापित हुआ और अखिल भारतीय आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा बन गया राजस्थान, तब देशी रियासत समय का रुख समझ चुकी थी और उन्होंने थोड़ा लिबरल होकर के और कुछ सिविल राइट्स की बात, कुछ नागरिक अधिकारों की बात, ये तमाम बातें वो करते हैं। अजमेर में समाचार पत्र तभी शुरू हो गए थे जब ब्रिटिश इंडिया के अन्य जगहों पर हुए, लेकिन वे प्रारंभिक जो समाचार पत्र थे उन पर अनेक पाबंदियां थी, लेकिन एक तरह की फ्रीडम वहाँ थी। दूसरा क्या हुआ है कि जो वैधानिक या संवैधानिक या कानूनी संस्थाओं का विकास अजमेर में हो रहा था, क्योंकि अजमेर डायरेक्टली ब्रिटिश साम्राज्य का अंग था और ब्रिटिश साम्राज्य का अंग होने के कारण वहाँ जो ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्रों में कानून कायदे थे वे अजमेर में भी लागू होते थे। तो उनके तहत लोगों के नागरिक अधिकारों की बात भी आ रही है, सिविल राइट्स की बात भी आ रही है। सिविल राइट्स के साथ साथ वे जो हैं, जो वैधानिक संस्थाएं हैं, उनके आने से वैधानिक संस्थाओं में ख़ास तौर पर तो म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह हैं, तो ये जो और लैंड रेवेन्यू सिस्टम की एक कानूनी व्यवस्था आरंभ होती है। क्योंकि राजस्थान में जो लैंड सेटलमेंट वगैरह का काम है ये बहुत बाद में होता है, ये हम और अलग भी बात करेंगे। लेकिन पहली बात यह है कि समाचार पत्रों का केंद्र अजमेर था और समाचार पत्रों के जो संवाददाता हैं जो अजमेर में रहते थे, वे विभिन्न रियासतों की खबरें अपने सूत्रों से एकत्रित करके इन अखबारों में भेजते थे। तो राजस्थान के बारे में यहाँ तक स्थिति आई कि अजमेर के ही निवासी थे रामनारायण चौधरी, और रामनारायण चौधरी ने अंग्रेज़ी में लेख लिखे। इंग्लैंड से पेपर निकलता था डेली हेराल्ड, और हेराल्ड में जब छपा तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर के जो किसान हैं उन किसानों की स्थितियों का डिस्कशन हाउस ऑफ कॉमन्स में हुआ। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हमारी अप्रोच इन समाचार माध्यमों से हुई, तो इस समाचार पत्र और इनका अजमेर में होना या अजमेर में संवाददाताओं का होना एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात यह है कि
जो नागरिक अधिकार हैं वे नागरिक अधिकार जिसमें एजुकेशन का राइट भी दिया जा रहा है, एजुकेशन की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन राजस्थान की देसी रियासतों में कोई तरह की शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा तो थी और ज़्यादातर वर्नाकुलर एजुकेशन ही थी, इंग्लिश एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, देसी शिक्षा ही थी, किंतु उसका नेटवर्क बहुत थोड़ा था। और आप आश्चर्य करेंगे कि 19वीं सदी के अंत तक हाई स्कूल भी ज़्यादातर राज्यों में नहीं थे। हाई स्कूल इंटरमीडिएट 1900 के बाद से ही यहाँ विकसित होना शुरू होते हैं। और ये वो समय है जब अजमेर में भी गवर्नमेंट कॉलेज 1896 में एज एन इंटरमीडिएट कॉलेज शुरू हुआ था, जिसे 1900 के आसपास जाकर के ग्रेजुएशन की डिग्री वो भी आर्ट्स में, और 1913 में जाकर के वो साइंस की डिग्री देने लगे। अब आप ब्रिटिश इंडिया की स्थिति देखिए, 1857 में वहाँ विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गए। सबसे पहले 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित हुए। उसके बाद चौथा विश्वविद्यालय 1887 में इलाहाबाद में स्थापित हुआ। तो आप ये देखें कि जहाँ 1857 में विश्वविद्यालय शिक्षा का आरंभ होता है, राजस्थान में विश्वविद्यालय शिक्षा 1947 में आती है। इसका मतलब 90 वर्ष, लगभग 1 सदी पीछे तो हमारे राजस्थान के जो भूभाग हैं, यहाँ की जनता उन शिक्षा के अवसरों से वंचित रह गई जो शिक्षा ब्रिटिश इंडिया में उपलब्ध थी। तो जो अजमेर है ये एक शिक्षा के केंद्र में उभर करके आता है, और इसी से जो अन्य राज्यों के लोग भी थे, यदि उन्हें आगे पढ़ना है तो वो अजमेर आते थे। इसके अलावा लोग ब्रिटिश इंडिया में भी जाते थे, क्यों हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स तो कई स्टेट्स में होते ही नहीं थे। हाई स्कूल एग्ज़ाम भी वैसे यूपी बोर्ड लिया करता था, और यूपी बोर्ड के बाद राजस्थान बोर्ड तो 1958 में बना है। उसके बाद विश्वविद्यालयों को काम दे दिया गया, और यहाँ के जो कॉलेज खुलने लगे वो पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफिलेटेड थे, देन उसके बाद वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलेट किए गए, और 1927 में आगरा में जब विश्वविद्यालय बना तो आगरा विश्वविद्यालय के साथ एफिलेटेड रहे। तो राजस्थान की पूरी शिक्षा ये उत्तर प्रदेश के जो विश्वविद्यालय थे उन्हीं के साथ जुड़ी हुई थी, उन्हीं पर ही निर्भर करती थी। अब मैं एजुकेशन पर बात ना करके वही बात करूँ कि जहाँ हाई स्कूल जैसी सुविधा भी ना हो, कस्बों में थी नहीं, जो राज्यों के राजधानियाँ थी, स्टेट्स की जो राजधानियाँ थी, उनमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एजुकेशन ज़्यादातर जगह पर थी। और डिग्री की जो पहले आई है वो जयपुर में पहले आ चुकी है, बाद में कोटा, उदयपुर, जोधपुर, यहाँ पे जो है कॉलेज बने। और भरतपुर और अर्बन में तो 1947 में डिग्री कॉलेज बना, उसके पहले इंटर कॉलेज हुआ करते थे। तो यूँ करके एजुकेशन का जो है तो अजमेर से एक बहुत बड़ा फ़ायदा था कि जिसमें अच्छा इसके अलावा क्या है, अजमेर में पॉलिटिकल फ्रीडम भी थी। तो राजस्थान के जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको अपनी कोई एक्टिविटी करनी है तो वे अजमेर, ब्यावर या पुष्कर, ये 3 जगह ही थी जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ प्रारंभिक तौर पर होती थी। बाद में अन्य कस्बों में लेट शुरू हुई। तो ये जो अजमेर है, इस अजमेर का एक महत्व ये हो गया कि वहाँ एक तरफ तो एजुकेशन बढ़ रही है, और एजुकेशन का वहाँ सबसे बड़ा 2 काम और हुए। एक तो ईसाई मिशनरीज जो एजुकेशन का काम कर रहे थे उसे लोग आधुनिक शिक्षा के रूप में बड़ी उपयोगी शिक्षा मानते थे, तो वो अवसर अजमेर से मिल रहा था। दूसरी बात क्या थी कि जो वहाँ के ये जो आर्य समाज है, तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई, आर्य समाज ने भी शिक्षा के कार्य को प्राथमिकता के तौर पर अपने हाथ में लिया, और उन्होंने हर स्तर के, ज़्यादातर तो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गों तक के लिए उन्होंने जगह जगह बस्तियों में जगह जा कर के अपने विद्यालय स्थापित किए। तो आर्य समाज की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके अलावा जो अजमेर है, यहाँ 1874-75 में रेलवेज़ की स्थापना हुई, रेल लाइनों का निर्माण हुआ। 1877 में रेल आरंभ भी हो गई। प्रारंभिक तौर पर राजस्थान की देसी रियासतें रेलवे के विस्तार के उसकी शुरुआत के ही खिलाफ थे, किंतु वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित में था, इसलिए उसको रोकने की स्थिति नहीं थी। कुछ बड़े महाराजाओं ने उसका विरोध भी किया, लेकिन वो विरोध चल नहीं सका। और 1877 में रेलवे लाइन ओपन हो गई, जो कि
दिल्ली से, आगरा से अहमदाबाद तक ये पूरा जुड़ाव हो गया। तो यहाँ जो कंपनी आई, एक तो BVNCI बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवेज, एक ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, और तीसरी थी ये राजपूताना मध्य भारत रेलवेज। इसके अलावा बाद में कुछ स्टेट्स के बीच, खासतौर पर जोधपुर स्टेट का अपना एक रेलवे शुरू हुआ। बाद में जोधपुर और बीकानेर का वो जॉइंट रेलवे वेंचर हो गया, जिसको जोधपुर बीकानेर रेलवे बोला जाता था। जोधपुर से बीकानेर के बीच में ट्रेन चलती थी। जयपुर का भी अपना एक रेलवे बना। जयपुर का जो रेलवे था वो सांगानेर से लेकर के मौजमाबाद के लिए एक लाइन, और एक जो है सवाई माधोपुर के लिए लाइन। तो इस तरह से यार एक विस्तार हुआ। लेकिन जो अजमेर है, अजमेर क्या हुआ है, वो डिविजनल हेडक्वार्टर बना। उसके डिविजनल हेडक्वार्टर बनने से यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस और इंडियंस, तमाम तरह के लोग, अधिकारी, कर्मचारी, मैकेनिक, ये तमाम बन करके आए। तो एक नए किस्म की पॉपुलेशन के आ जाने से जो अजमेर एक ट्रेडिशनल शहर था वो आधुनिक शहर के रूप में विकसित होने लगता है। इसके अलावा रेलवे से और तो सोशल इम्पैक्ट है और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट ये था कि वहाँ रेलवे का जो लोकोमोटिव वर्कशॉप कारखाना स्थापित हुआ, तो उसी के साथ में वहाँ जो ट्रेड यूनियन की शुरुआत भी रेलवे वर्कशॉप से होती है। और रेलवे का भी जो वाइट कॉलर जॉब वाले एम्प्लॉयज़ थे, उनका संगठन भी वहाँ सक्रिय हुआ। तो ये जो रेलवे के संगठन थे, इन रेलवे के लेबरर्स के और वाइट कॉलर जॉब वाले बाबूज के, उनकी वजह से भी यहाँ राजनीतिक चेतना आती है। और इसका लाभ देर सवेर अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के राज्यों को मिलने लगता है। अब ये जैसे मैं एक बात कर रहा था कि समाचार पत्र तो वहाँ निकलते ही थे। साथ में मैंने एक बात बताई कि वहाँ जाकर के लोग अजमेर टेरिटरी में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से या उनके साथ मिलकर करते थे। आपने देखिए 1925 का एक ऑल इंडिया जाट महासभा का कॉन्फ्रेंस होती है। ऑल इंडिया महासभा की कॉन्फ्रेंस जो है पुष्कर में हुई, और ऑल इंडिया जाट महासभा की जो पुष्कर कॉन्फ्रेंस है, उसने राजस्थान में जो जाट किसान हैं उनमें राजनीतिक चेतना का विकास किया, और 1925 के बाद किसान आंदोलन आगे बढ़े। अब कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी हैं, जैसे रूस की क्रांति है। रूस की क्रांति किसी ने देखी नहीं थी हिंदुस्तानी ने, लेकिन सुना था कहीं पर किसान मजदूर की, आम आदमी की सत्ता स्थापित हुई है। तो आम आदमी में ये जोश है कि वो सोच रहा है कि वो भी ऐसी व्यवस्थाएं कर सकता है। तो जैसे मैं एक खास बात कहना चाहता हूँ कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद जो एक तरफ तो राजनीतिक संकट गहरा हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में राजस्थान मूल के सैनिक थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के मोर्चों पर लड़े थे, जब वे लौट कर के आए तो वो एक विश्व की नई चेतना लेकर के आए थे। और उस चेतना का जो प्रसारण है वो उन एक्स फौजियों के माध्यम से जगह जगह पहुंचने लगा। दूसरा क्या है कि रूस की क्रांति का जो इम्पैक्ट की मैं बात करता हूं, वैसे मैंने एक लेख लिखा है राजस्थान के किसान आंदोलनों पर रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव, और उसका जो लेखन के पीछे उद्देश्य था वो ये है कि जो आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ के जो लोग किसान हैं वो बोल्शेविक जो आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित दिखाई देते हैं, क्योंकि वो आपसी व्यवहार की भाषा में कस्टमरी जो विश करते हैं एक दूसरे को, दे यूज़ द वर्ड लाइक कॉमरेड। राम जी नहीं कह रहे, वो कॉमरेड भी कहने लग रहे हैं। दूसरे ये कह रहे हैं कि ये जो है बहुत ही खतरनाक एक चीज़ निकल रही है। और उसी समय के एक गाना है जिसमें एक ने लिखा कि मान मान मेवाड़ी राना, प्रजा पुकारे रे राना मान रे। और उसमें दूसरी लाइन में कहते हैं कि रूस जार को पतो न लाग्यो, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे राणा जाग रे। तो आप ये देखें कि जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं उनका इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर की बातें हैं जो राजस्थान के आज़ादी की लड़ाई को एक स्वरूप प्रदान कर दिए हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो बिजौलिया किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई, और इसके जो ये आंदोलन है ये लंबा चलने वाला आंदोलन रहा।
और इसमें समय समय पर कई तरह के उतार चढ़ाव, कई तरह की प्रवृत्तियाँ आई। लेकिन जब ये 1918-19 के आसपास ये अपने क्लाइमैक्स पर जा रहा है और विजय सिंह पथिक को लग रहा है कि इसे कांग्रेस का समर्थन भी नहीं मिल पाएगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनका समर्थन भी नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने 1919 में ही ये जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की वर्धा में। वर्धा जो कि यहाँ गांधी जी का मुख्य आंदोलन का केंद्र था, और उसको का हेडक्वार्टर बाद में वर्धा से अजमेर लाया गया। तो इस संगठन को खड़ा करने के पीछे राजस्थान सेवा संघ को सही उद्देश्य यही था विजय सिंह पथिक का कि किसान आंदोलन को एक अच्छा समर्थन मिल सकता है। और इसी समय हम देखते हैं कि 1919 में ही अजमेर से विजय सिंह पथिक अखबार निकालना शुरू करते हैं, जिसमें तरुण राजस्थान है, नवीन राजस्थान है, इसके अलावा जो है राजस्थान केसरी है। तो इस तरह के जो समाचार पत्र हैं वो भी यही लोग शुरू करते हैं ताकि वे अपनी गतिविधियों को प्रचारित और प्रसारित कर सकें। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो खास तौर पर विजय सिंह पथिक के किसान आंदोलन में, और ये 1918, 19, 20, 21, 22 तक जो लगातार समर्थन है वो कानपुर से प्रकाशित होने वाले अखबार प्रताप, जिसके संपादक क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उनके अखबार ने काफ़ी कवरेज दिया। इसके अलावा इलाहाबाद से एक पत्रिका निकलती थी चाँद, तो चाँद पत्रिका मासिक और या पाक्षिक थी, और उस चाँद पत्रिका में भी राजस्थान को लेकर के, यहाँ की रियासतों को लेकर के, रियासतों की जनता के हालातों को लेकर के लेख छपते रहते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी 1931 में तो एक राजपूताना विशेषांक ही निकाला गया था, और उस राजपूताना विशेषांक का संपादक प्रोफेसर मथुरालाल शर्मा को बनाया गया, जो मथुरालाल शर्मा कोटा के निवासी थे, कोटा कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे, लेकिन वो एक्टिविस्ट भी थे, और बाद में वो राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के संस्थापक विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर रहे। उन मथुरालाल शर्मा को गेस्ट एडिटर, अतिथि संपादक बनाया गया, इसलिए कि वो जो विशेषांक निकल रहा है तो उसमें राजस्थान के बारे में ज़्यादा जानकारी उनको, तो जो बेगार प्रथा के बारे में, लागवाग के बारे में, या टैक्सेशन के बारे में, टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, इस सारी चीज़ें उन्होंने सारी की। तो राजस्थान सेवा संघ, मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, 1919 में बना, और राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर दो संघ और बने। एक बना मारवाड़ सेवा संघ जो जयनारायण व्यास ने बनाया, और दूसरा बना हाड़ौती सेवा संघ पंडित नेनूराम शर्मा ने बनाया। तो ये जो राजस्थान सेवा संघ है, इसकी एक भूमिका राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में रहती है। इसके अलावा जो मैंने एक बात कही कि भाई प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति, ये दो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी जिनसे किसान प्रभावित था। और तीसरी बात ये थी कि जब कांग्रेस ने ही ब्रिटिश इंडिया में असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ कर दिया, तो उस असहयोग आंदोलन की आड़ में राजस्थान के जन आंदोलन हुए, और राजस्थान के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे वे देसी रियासतों में तो अलाउड ही नहीं था कुछ करना, किंतु उन्होंने अजमेर में आकर के सत्याग्रह किया, उन्होंने धरने दिए, पिकेटिंग की, शराब की दुकानों पर, विदेशी कपड़ों के सामने, सरकारी शिक्षा का बहिष्कार किया। ये सारे कार्यक्रम चलाने के लिए राजस्थान की विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अजमेर में आकर के उन्होंने अपनी गिरफ्तारियाँ भी दी। इसी प्रकार से 1931 में जब ये सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू होता है, तभी भी राजस्थान की रियासतों में किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी, जुलूस निकालना, मोर्चा निकालना, धरना देना, ये सब अलाउड ही नहीं था। तो तब भी अजमेर आकर के नमक कानून तोड़ा, अजमेर में आकर के ही ये सारे कार्यक्रम हुए। दूसरा क्या, अजमेर राजस्थान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए प्राणवायु देने वाला स्थान बन गया था, क्योंकि जब उनके खिलाफ वारंट निकल जाते थे अपनी स्टेट्स में गिरफ्तारी के, तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए वे अजमेर में उन्होंने अपने कुछ मुकाम ऐसे कायम कर लिए थे जहां वो बच करके रहते थे। और जो अजमेर की और उनकी रियासत की जो सीमा क्षेत्र है, वहाँ पे कई बार अपने जो दूसरे कार्यकर्ता थे, सेकंड रैंक वाले, सेकंड लाइन के जो फ्रंट के बाद सेकंड लाइन वर्कर्स थे, उनके साथ वो संपर्क भी स्थापित करते थे, क्योंकि ज़्यादा संचार के साधन थे नहीं, टेलीफोन या रजिस्ट्री व्यवस्था थी नहीं। तो जब तक आप
रूबरू आमने सामने बात नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, तो वो निश्चित रूप से दिग्भ्रमित हो सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए अजमेर ने एक अच्छी भूमिका निभाई। जो 1919 के साथ ही एक और संगठन स्थापित हुआ जिसका नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा भी ना तो कांग्रेस ने स्थापित की, ये भी राजपूताना और मध्य भारत के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उन्होंने मिलकर के एक ऐसी फेडरेशन टाइप बनाई ताकि वे अपनी ग्रीवांसेस को, अपनी जो वर्जनाएँ हैं, जो कठोरताएँ हैं, उनको कहीं हवा दे सकें, उनको कहीं व्यक्त कर सकें, उसको एक्सप्रेस कर सकें। तो एक्सप्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म और जगह की आवश्यकता थी। तो ये जो है 1919 में ही राजपूताना मध्य भारत सभा बनती है। तो इसका भी राजस्थान की आज़ादी की लड़ाई को एक स्वरूप प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसके अलावा जो हम बात करना चाहते हैं वो हम देखते हैं कि इसके बाद में फिर 1927 में जाकर के ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, देशी रियासतों की जनता का सम्मेलन, मतलब एक तरह से जो प्रजामंडल की शुरुआत है वो 1927 में संगठित रूप से होती है। और ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी कांग्रेस के ही सम्मेलन में हुई और कांग्रेस के जो वार्षिक सम्मेलन होते थे उसी के समानांतर ये भी अपना सम्मेलन करते थे। और यही जो संगठन है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ये सभी रियासतों में प्रकट तो नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसकी शाखाएं, राजस्थान सेवा संघ की शाखाएं, ऐसी कहीं कहीं एक लूजली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने खड़े किए। इसके अलावा जो है फिर जाकर के 1938 में कांग्रेस ने, जो अभी तक कांग्रेस ने भी अपने ऊपर एक अनुशासन लगा रखा था, गांधी जी ये कहते थे कि देशी रियासतों की जनता को ब्रिटिश इंडिया में जाकर के उनकी आलोचना करने की उचित नहीं है और ब्रिटिश इंडिया के लोगों को प्रिंसली स्टेट्स में आकर के आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि वो ये मानते थे कि देशी रियासतें तो हमारी अपनी ही हैं और यहाँ के जो शासक हैं उनका हृदय परिवर्तन होगा तो वो अंग्रेज़ों का साथ छोड़ करके हमारे साथ आएंगे। लेकिन ये बात यूँ गलत सिद्ध हुई, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है उसके ही साथ में ये जो है नरेंद्र मंडल की स्थापना हो जाती है। और नरेंद्र मंडल का एक ही काम था कि अंग्रेज़ी साम्राज्य को और कितने दिन टिका के रखाया जा सके, क्योंकि उनको पता था अंग्रेज़ी उनकी प्राणवायु हैं, अगर अंग्रेज़ चले गए तो उनका सिलेंडर हट जाएगा गैस का और वो सांस तोड़ देंगे, जो वास्तव में हुआ भी। तो आप देखिए कि ये जो कांग्रेस ने पहले तो इसको रखा, लेकिन जब देशी रियासतों के आंदोलन कांग्रेस के आंदोलन को भी से भी ऊपर जाने लगे और पार होने लगे, तो कांग्रेस को ये एहसास हो गया कि यदि देशी रियासतों के आंदोलनों को अपने नियंत्रण में नहीं लिया तो ये ब्रिटिश इंडिया से भी आगे निकल सकते हैं और किसी भी एक्सटेंट तक ये जा सकते हैं। तो वे मजबूर होकर के ये देखा कि अब बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं यहाँ के आंदोलन। तो कांग्रेस ने 1938 में हरिपुरा सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया कि जो देशी रियासतों के आंदोलन हैं उनको हम कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंतर्गत लेते हैं और अब वे जो हैं नियमानुसार प्रजामंडल बना करके अपने अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन, राजा जी तो रहें लेकिन राजा जी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहें और जो मुख्य शासन है और नीतियां हैं वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करें। तो इसके लिए जो है एक संघर्ष आरंभ होता है और प्रारंभ में जो बड़े राज्य थे खासतौर पर और उदयपुर और जयपुर, इन दो राज्यों ने तो मान्यता ही प्रदान नहीं की प्रजामंडल को। फिर प्रजामंडल की मान्यता के लिए इन दो स्टेट्स में भारी संघर्ष हुआ और 1939 में जाकर के उनको मान्यता मिल गई और उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ सिविल राइट्स और राजनीतिक अधिकार भी मिलने लगे, जुलूस और मोर्चे निकलने लगे, धरने दिए जाने लगे, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी। तो जो एक्टिव जो मूवमेंट ये हुआ ये लास्ट जो डिकेड है उस लास्ट डिकेड में जो है ये होता है। उसके बाद एकीकरण की बात आती है। अब दिक्कत इसमें क्या होती है सबसे बड़ी कि हम ये देखते हैं कि राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, वो आज़ादी की लड़ाई है, इस पर अभी तक कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी काम नहीं हुआ है। मैंने एक पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक मेरी लेटेस्ट पुस्तक है, क्योंकि
मैं अपने रिटायरमेंट के आसपास ही वो पुस्तक लिखी थी। अभी इस पर दिख नहीं जा पाएगी क्योंकि इस पर फिर उल्टी दिखाई देगी। कि ये किताब है मेरी, ये है मास मूवमेंट्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। तो ये मेरी एक किताब है। इसके पहले जो किताबें लिखी गई उनमें थोड़ा सा मैं जानकारी, क्योंकि ये जो वीडियो है मेरे शिक्षक साथियों के लिए भी है और विद्यार्थी और शोधार्थी सभी के लिए है। तो इसमें सबसे बड़ी जो पहली जो कृति है वो है सोमनेश जोशी की किताब है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी। और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो इन्होंने लिखी है, पत्रकार थे, वे स्वयं फ्रीडम फाइटर थे। उनके जो लेखन हैं उसमें अनेक भ्रांतियाँ और विसंगतियाँ रह गई, जिनको बाद के लेखकों ने भी एज इट इज़ अपना लिया, अब कुछ छूट लिया। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, उन्होंने गोविंदगिरी का जो आंदोलन है वो 1908 का लिख दिया, जबकि ये 1913 का आंदोलन है। और मैंने पहली बार जब मैंने काम किया प्रेजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, तो उसमें मैंने इस पूरी फाइल को देख करके, और 1992 में मेरी बुक प्रेजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान छपी, और उसमें इस तथ्य को कि ओरिजिनल फाइल जब मैं देख चुका था कोई डाउट नहीं था। तो अभी भी कुछ पुरानी किताब आपको मिलेंगी जिसमें 1908 का मिल जाएगा। दूसरी एक भ्रांति उन्होंने इसी गोविंदगिरी आंदोलन के बारे में ये की कि गोविंदगिरी को उन्होंने आर्य समाजी बता दिया, और उन्होंने कहा कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए, वहाँ रहे, तो उन्होंने जो है उनसे प्रभावित होकर के, उनसे दीक्षा लेकर के गोविंदगिरी ने काम किया। जब गोविंदगिरी को आर्य समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, गोविंदगिरी शैव मत को मानते थे, और उन्होंने कहा मैं प्रसिद्ध कोटा बूंदी अखाड़े का शिष्य हूँ, और कौन कौन से गिरीज का उन्होंने नाम बताया अपने गुरुओं का, उन गिरीज का मैं शिष्य हूँ। तो वो एकदम जो है शैव था, और शैव आर्य समाजी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने तो शैविज्म का ही खंडन किया, उन्होंने तो सारी मूर्ति पूजा का ही खंडन कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत बात थी। और अभी कुछ वर्षों पहले कुछ आर्य समाजी संगठित होकर के वहाँ मानगढ़ की पहाड़ी पर जा कर के अपना झंडा फहराने की तैयारी करने लगे। तो अब ऐसे भ्रमित चीज़ें जिसका कहीं कोई आधार नहीं इतिहास का, ऐसी इतिहास रचना रची गई। उसके बाद और दूसरा क्या किया उन्होंने कि वे स्वयं फ्रीडम फाइटर थे, तो उनका लिखने में कहीं न कहीं पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं। उसके बाद जो दूसरी किताब आती है वो एक तपे हुए राजनीतिक कार्यकर्ता थे, पत्रकार भी थे, वे रामनारायण चौधरी, उनकी किताब आई जो पहले तो वर्तमान राजस्थान, फिर उसी का दूसरा एडिशन 20वीं सदी के राजस्थान का उत्थान, इस तरह की उनकी किताब छपी। वे काफ़ी उपयोगी पुस्तकें हुई, लेकिन फिर भी कोई एक कंसोलिडेटेड बुक एक फ्रीडम मूवमेंट पर कोई नहीं लिखी गई। तो पहली बार 1985 में BL पानगढ़िया ने किताब लिखी राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, क्योंकि ये कांग्रेस की स्थापना का 100वां वर्ष था 1885 के बाद 1985। तो 1985 का जो हीरक जयंती समारोह कांग्रेस का था, उसके उपलक्ष्य में BL पानगढ़िया ने किताब लिखी। BL पानगढ़िया स्वयं हिस्टोरियन नहीं थे, वे सेक्रेटरीट सर्विसेज के आदमी थे, सचिवालय में नौकरी करते थे, और डिप्टी सेक्रेटरी शायद वे रिटायर हुए थे। किंतु उनका जन्म आज़ादी के पहले हुआ था। थोड़े बहुत कहीं उनकी गतिविधि राजनीतिक रही होगी, तो वो फ्रीडम फाइटर भी उनको मानते थे। तो उन्होंने जो किताब लिखी उसमें एक तो जो सोमनेश जोशी ने जो भ्रांतियाँ उत्पन्न की, वे सारी की सारी भ्रांतियाँ BL पानगढ़िया किताब में भी आ गई, और कुछ रामनारायण चौधरी से उन्होंने ले लिया, और कुछ हेयर शेपर इधर से उधर सुनाई, उसके ऊपर वो हो गया। तो कुल मिला करके वो एक अच्छी किताब नहीं बन पाई। उसमें बाद में संशोधन भी किए गए, लेकिन अभी भी वो किताब पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हो पाई। अच्छा, इसके अलावा एक किताब वो मॉडर्न इंडिया के नाम पर MS जैन साहब ने लिखी। तो प्रोफेसर MS जैन आधुनिक भारतीय इतिहास के ज्ञाता थे, तो उनका जो माइंड मेकअप था वो ब्रिटिश इंडिया के हिसाब से ज़्यादा था, और जो प्रिंसिपल स्टेट्स की जो अंदरूनी जो डायनेमिक्स है वो उतनी, जबकि उनका लंबे समय स्टे रहा राजस्थान में, उन्होंने काफ़ी पढ़ा, फिर भी उनका जो माइंड सेट था वो ब्रिटिश इंडिया पर ज़्यादा था। तो वो जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास लिखा है उसमें एक अध्याय उन्होंने दिया है, अच्छा अध्याय है, लेकिन वो पर्याप्त जानकारी नहीं देता है। इसके बाद अपने जीवन काल के अंतिम समय में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन पर ही किताब लिखी, जो राजस्थान राज्य हवलेगार ने छापी। उस किताब का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, किंतु उस पुस्तक को मैंने अपनी पुस्तक लिखते समय काम में लिया,
उपयोगी पुस्तक है, लेकिन उसमें भी अनेक जो भ्रांतियाँ सुमनेश जोशी, BL पानगड़िया और ये जो हैं रामनारायण चौधरी, इनकी जो भ्रांतियाँ थीं वे सारी की सारी उनके लेखन में भी आईं। और वे भी मूल रूप से मध्यकालीन इतिहास के व्यक्ति थे, मध्यकालीन राजस्थान के व्यक्ति थे। आधुनिक काल पर उनका इतना कोई विस्तार से काम नहीं था। बहुत बड़े विद्वान थे, हमारे शिक्षक रहे, आज भी उनका सम्मान करते हैं। उनकी राजस्थान के इतिहास पर लिखी पुस्तकें बहुत ही जो है ऑथेंटिक मानी जाती हैं, किंतु फ्रीडम मूवमेंट उनका ऑथेंटिक नहीं बन पाया, क्योंकि इसमें उनकी अपनी लिमिटेशंस थी, उनकी अपनी आयु का भी था, ये तमाम बातें थी। फिर एक किताब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन पर वो कि उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष राजस्थान में, ये विनीता परिहार ने लिखा, जो काफ़ी ठीक है और उसमें बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में मैं एक किताब का और जिक्र करूँगा, वो है प्रोफेसर RP व्यास द्वारा एक लिखित पुस्तक है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपी है। उस किताब का टाइटल है आधुनिक राजस्थान का इतिहास, 2 भागों में है वो। उसमें उन्होंने किसान, आदिवासी और फ्रीडम मूवमेंट वाले पार्ट को कवर किया है, तो वो भी इसमें कवर करती है। तो अभी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन पर इतनी बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के साथ लेखकों की ओर से न्याय नहीं हुआ है, वो न्याय अभी अपेक्षित है। मैंने भी जो पुस्तक लिखी है, मैं स्वयं उससे संतुष्ट पूरी तरह नहीं हूँ, किंतु इसके पूर्व के जितने लेखन थे उन सब का अवलोकन करने के बाद मैंने ये किताब लिखी है। तो इस तरह से राजस्थान की आज़ादी की लड़ाई को विभिन्न तत्वों ने प्रभावित किया, समर्थन दिया, और उसके बाद जो लेखन हुआ उस पाए पर अभी भी राजस्थान का लेखन कमज़ोर है। धन्यवाद।